दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। आज मैं आपको जेम्स हेडली चेज की नोवेल द वर्ल्ड इन माय पॉकेट का दूसरा एपिसोड सुनाने वाला हूं। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं सुना तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जाकर जरूर सुने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मॉर्गन के दरवाजा खोलते ही एक लड़की अंधेरे से बाहर निकली और लटकते शेड के बल्ब की रोशनी में मॉर्गन के बगल में आकर खड़ी हो गई और अपनी ओर ताक रहे तीनों आदमियों को घूरने लगी। वो एक जवान लड़की थी जिसका कद औसत से थोड़ा ज्यादा था। उम्र में वो कोई 23-24 साल से ज्यादा नहीं थी। उसके बाल सुनहरे रंग के थे जिसे उसने लपेटकर सिर के बीचों बीच जूड़े की शक्ल में बांधा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें भावहीन थी, मुंह बड़ा और होंठ बेहद आकर्षक थे। कुल मिलाकर वो दिखने में खूबसूरत लेकिन जिद्दी किस्म की लड़की दिखाई दे रही थी। उसने गहरे लाल रंग की कमीज और साथ में एक काली स्कर्ट पहन रखी थी। उन्नत वक्ष, पतली कमर, गोल पुष्ट नितंब और खूब लंबी सुडौल टांगे। वो वाकई आकर्षक थी, किसी इटालियन फिल्म स्टार की तरह। तीनों आदमी उसे आंखें फाड़े बिना पलक झपकाए ताके जा रहे थे। मॉर्गन ने मुस्कुराते हुए एक एक करके वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर निगाह डाली। उसे बखूबी पता था कि लड़की की उपस्थिति पर वहां मौजूद हर एक शख्स की यही प्रतिक्रिया होनी थी। उसका अंदाजा एकदम सही था। जीपो का हाथ यकायक उसकी पतली टाई पर पहुंचा और वो उसकी गांठ को ठीक करने लगा। उसके होंठ फैल गए और सफेद दांत चमकने लगे। उस लड़की को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई थी। एड ब्लैक बुरी तरह चौंका था। उसकी भौवें चढ़ी हुई थी और होंठ सीटी बजाने के अंदाज में सिकुड़े हुए थे। उसकी आंखों में लड़की के प्रति तारीफी भाव दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की की तारीफ में कोई शेर ना सुना दे। उधर दूसरी तरफ किटसन की हालत तो यूं थी मानो अचानक किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा दे मारा हो। उसने लड़की की ओर यूं देखना जारी रखा मानो रेगिस्तान में भटकते किसी शख्स को अचानक मीठे पानी का तालाब दिख गया हो। मॉर्गन ने सबको देखने के बाद उस लड़की का परिचय दिया। मॉर्गन बोला, "यह जिनी गॉर्डन है।" एड ब्लैक खड़ा हो गया। फिर जीपो भी खड़ा हुआ, लेकिन किटसन बैठा रहा। वो अभी भी अपनी मुट्ठियां भींचे था और पूरी तरह हैरान था। मॉर्गन बोलता रहा, "ये तीनों मेरे पार्टनर्स हैं। ये एड ब्लैक है जो मेरी गैर मौजूदगी में पूरी टीम संभालता है, और यह है जीपो मानदिनी, ये हमारा टेक्निकल बंदा है, और यह है एलेक्स किटसन, बेहद काबिल कार ड्राइवर।" तब अचानक किटसन हड़बड़ाता हुआ सा उठ खड़ा हुआ। उसकी इस हरकत से मेज उलटते उलटते बची। वो अभी भी मुट्ठियां भींचे लड़की को घूरे जा रहा था। लड़की की निगाहें तेजी से उनके चेहरों पर दौड़ी और फिर वो एक कुर्सी खिसकाकर मॉर्गन के बगल में बैठ गई। मॉर्गन अभी भी खड़ा था। वो बोला, "मैंने इन्हें पूरा प्लान समझा दिया है। इनमें से दो को ये सारा मामला खतरनाक और बेहद पेचीदा लगता है। हम दोनों का उसूल है कि किसी भी मामले में मतभेद होने पर हम वोटिंग से फैसला करते हैं, और हम अब यहाँ यही करने जा रहे हैं।" लड़की की भौवें सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर कई सवाल उभरे। "काम बहुत पेचीदा और खतरनाक है," वो लड़की बोली। "तुम्हारा मतलब है कि इनमें से दो आदमी $2 लाख जैसी मोटी रकम को मना कर रहे हैं?" वो लड़की थोड़ी सी हैरान थी। मॉर्गन मुस्कुराया और बोला, "नहीं, असल में उन्हें लगता है कि ये सारे मामले में किसी की जान जा सकती है, इसीलिए वो परेशान है।" लड़की ने पहले जीपो, फिर ब्लैक और आखिर में किटसन की ओर निगाह डाली, और फिर वो लड़की मॉर्गन से बोली, "लेकिन तुम तो दावा कर रहे थे कि तुम्हारा गैंग बेमिसाल है।" लड़की के स्वर में मौजूद व्यंग से किटसन के जबड़े भिंच गए। लड़की की बात सुनकर मॉर्गन मुस्कुराया और बोला, "वो मैंने ठीक कहा था, लेकिन यह भी एक बात है कि हम पहली बार इस तरह किसी बहुत बड़े दांव पर हाथ मारने जा रहे हैं, और हमारे दो साथी इसी बात से परेशान हैं।" वो लड़की बोली, "बेशक ये बहुत बड़ा दांव है, क्योंकि इसमें हासिल रकम $10 लाख है, लेकिन ये एक सीधी सी बात है कि जितना बड़ा दांव, जितनी बड़ी रकम, उतना ही जान का खतरा।
तुमने मुझे भरोसा दिलाया था कि तुम्हारा गैंग इस पूरे मामले को संभाल लेने के लिए काबिल है, और मैंने इसी बात पर यकीन कर लिया था, वरना मैं तुम्हारे पास नहीं आती। वो लड़की कुछ क्षणों के लिए रुकी और फिर दोबारा बोली, और अब ये वोटिंग का फंडा, आखिरकार ये सब है क्या? लड़की के लहजे में मौजूद अपमान के स्वर ने उन्हें असहज बना दिया था। एड ब्लैक के बारे में तो मशहूर था कि वो औरतों से सख्ती से पेश आया करता था। ब्लैक बोला, बहुत बड़बड़ कर रही हो लड़के, अपनी जुबान पर लगाम दो। लड़की पर इसकी तुरंत प्रतिक्रिया हुई। बड़े ही सर्द और कठोर चेहरे के साथ उसने अपनी कुर्सी को पीछे किया और उठकर खड़ी हो गई, और फिर मॉर्गन की ओर देखकर बोली, ओके मॉर्गन, मुझे लगता है मैं गलत जगह में मौजूद हूँ। यहाँ रुकना बेकार है, और मुझे लगता है कि अपना ये आइडिया मुझे किसी गर्म खून वाले सदस्यों के गैंग के पास ले जाना पड़ेगा। यहाँ के मिट्टी के पुतलों से बात करना वक्त बर्बाद करने वाला काम है। इतना कहकर वो लड़की अपनी एड़ियों पर घूमी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। मॉर्गन ने आगे बढ़कर उसकी बाह थाम ली और उसे रोका, और चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा करके उससे बोला, जल्दबाजी मत करो, मेरे साथी सही बंदे हैं, बस जरा एडजस्टमेंट होने की देर है। जीपो माहिर ताला तोड़ है, ब्लैक मेरी ही तरह बेइंतहा हौसलामंद है, और किटसन माहिर कार ड्राइवर है। बस जरा सा सब्र करो, तुम शायद यहाँ गलत वक्त पर आ गई हो, और मैंने भी इनको सारा मामला समझाने में थोड़ी जल्दबाजी से काम लिया है, इसीलिए ये तुम्हारे सामने थोड़ा असहज हैं, थोड़ा बौखलाए हुए हैं। यकीन जानो, बुनियादी तौर पर यह गैंग बेहतरीन टीम है, बस इन्हें डर इस बात का है कि इस सारे मामले में बहुत ज्यादा खतरा है। लड़की ने तीनों आदमियों पर निगाह डाली और बोली, खतरा? मुझे बताओ, वो कौन सा बेवकूफ है जो ये मानता है कि 10 लाख डॉलर जैसी रकम बिना किसी खतरे के हासिल की जा सकती है? ये एक बहुत बड़ी रकम है, और इसी वजह से इसके साथ तमाम तरह के खतरे बड़े हैं। मैं तो ये रिस्क लेने को तैयार हूं, मुझे परवाह नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा। उसने मॉर्गन से अपनी बाह छुटाई और आगे बढ़कर रोशनी के गोल दायरे में आ गई। फिर उसने सीधे किटसन से निगाह मिलाई और किटसन से बोली, तुम क्या आराम से बैठे बैठे 2 लाख डॉलर जैसी रकम हासिल कर सकते हो? क्या इतनी बड़ी रकम बिना किसी खतरे के हासिल की जा सकती है? किटसन उस पल उस लड़की की तिरस्कारपूर्ण निगाहों का सामना करने में असहज महसूस कर रहा था। किटसन चिढ़कर बोला, यह एक नामुमकिन सरीखा काम है, और मैं जानता हूं क्योंकि मैं वहां काम कर चुका हूं। इसमें जान का खतरा है, और यही वजह है कि मैं इससे दूर रहना चाहता हूं। लड़की बोली, अगर तुम वाकई ऐसा समझते हो तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। हम तुम्हारे बिना भी इस काम को अपने अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। अगर तुम्हें दौलत से कोई एलर्जी है तो तुम बड़े शौक से यहां से चले जाओ, अभी इसी वक्त दफा हो जाओ। किटसन अपमान से जल उठा। उसने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और गुस्से से बोला, तुम अपने आप को समझती क्या हो? यह एक नामुमकिन काम है और एक ख्याली पुलाव है। लड़की ने उसे अपनी उंगली से दरवाजे की ओर इशारा किया और बोली, दफा हो जाओ, डरपोक कहीं के, हम तुम्हारे बिना भी इस काम को कर सकते हैं। किटसन की आंखें सुलग उठी। वो खड़ा उठा और लड़की की ओर बढ़ा। लड़की उसकी ओर पलटी। बाकी तीनों आदमियों की निगाहें उन पर जमी थी। एड ब्लैक परेशान था। उसे पता था कि किटसन में धैर्य थोड़ा कम है और वो पूरी बदतमीजी पर उतारू हो सकता है। जीपो के चेहरे पर कई सवाल उमड़ रहे थे। किटसन जाकर लड़की के सामने खड़ा हुआ और उससे बोला, तुम्हें मुझसे इस तरह पेश आने का कोई हक नहीं। मॉर्गन मुस्कुरा रहा था। किटसन और उस लड़की की जोड़ी बड़ी ही बेमेल नजर आ रही थी। लड़की बामुश्किल उसके कंधे तक पहुंच रही थी, जबकि किटसन उससे कम 3 गुना चौड़ा नजर आ रहा था। लेकिन लड़की भी पूरी तरह से ढीठ थी। वो किटसन को बड़े ही गुस्से से घूरे जा रही थी। और फिर वो लड़की बोली, अगर तुमने ठीक से नहीं सुना तो मैं अपनी बात को दोबारा दोहरा देती हूं। वो लड़की शांत स्वर में बोली, यहां से दफा हो। हम तुम जैसे डरपोक के बिना भी अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। किटसन ने गुर्राते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया। लड़की बोली, तो तुम मुझे मारना चाहते हो? मारो, मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूं। यह सुनते ही मॉर्गन की हंसी छूट पड़ी। किटसन ने अपना उठाया हुआ हाथ नीचे कर लिया
और बड़बड़ाता हुआ मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। मॉर्गन ने उसे आवाज दी, किटसन, वापस आओ, वोटिंग में हिस्सा लो। अगर तुम यहां से यूं गए तो तुम्हारा इस गैंग से नाता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। किटसन हिचकिचाया, फिर वो धीरे से पलटा और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। वो अभी भी असहज महसूस कर रहा था। एड ब्लैक बोला, वोटिंग से पहले जरा पूरे मामले पर कुछ और जानकारी दो मॉर्गन। ये लड़की इस पूरे मामले से कैसे जुड़ गई? मॉर्गन ने जवाब दिया, मैं पिछले 5 महीनों से उस ट्रक को लूटने की फिराक में हूं, लेकिन मुझे कोई तरकीब ही नहीं सूझ रही थी। फिर 3 रात पहले जीनी मेरे पास आई और मुझे समझाया, ये पूरी योजना इसी की है और इसीलिए हम 5 हिस्से कर रहे हैं। इसने बड़ी ही बारीकी से पूरी प्लानिंग की है और मुझे यकीन है कि यह प्लान कामयाबी के साथ पूरा किया जा सकता है। एड ब्लैक ने लड़की की ओर निगाह डाली और उसने लड़की से पूछा, तुम कहां से टपक पड़ी बेबी, और तुम्हें यह प्लान कहां से सूझा? लड़की ने अपना मामूली और बदरंग पर्स खोलकर सिगरेट का पैकेट और माचिस निकाल ली और फिर बड़े इत्मीनान ठहराव से उसने एक सिगरेट सुलगा ली और निरंतर ब्लैक की ओर देखती रही और बोली, मैं कहां से टपकी तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे पैसे की जरूरत है तो मैंने ये प्लान बनाया है, और सबसे जरूरी बात, मुझे बेबी पुकारा जाना बिल्कुल पसंद नहीं, तो तुम आइंदा से मुझे बेबी मत कहना। एड ब्लैक मुस्कुरा उठा। वो हौसलामंद औरतों को पसंद करता था। ठीक है, वो बोला, ये बताओ कि ऐसा पेचीदा और बड़ा काम करने के लिए तुमने हमारी ही टीम क्यों चुनी? लड़की ने जीपों की ओर इशारा किया और बोली, इसकी वजह से पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि किसी भी किस्म का ताला खोल लेने में इससे ज्यादा हुनरमंद इंसान यहां और कोई नहीं, और मुझे ऐसे शख्स की सख्त जरूरत है। फिर मुझे तुम्हारी बहादुरी हौसलामंदी के किस्से पता चले, मॉर्गन की पूरी टीम को लीड करने की काबिलियत का पता चला और किटसन की लाजवाब ड्राइवरी की खबर लगी। जीपो मुस्कुराया। वो चापलूसी पसंद करता था। लड़की एकदम ठीक कह रही थी। वो ताला खोल डालने में लाजवाब था। उसने सोचा, किटसन भी अब पहले की अपेक्षा सामान्य हो गया था। एड ब्लैक ने उस लड़की से पूछा, तुम्हें ये सब किसने बताया? लड़की बोली, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, ये खामखा वक्त की बर्बादी है। लड़की बोली, मैंने कई लोगों से पूछताछ की थी और मैं आगे बढ़ने से पहले पूरी तरह संतुष्ट हो जाना चाहती थी, मगर अब लगता है कि मुझसे गलती हो गई। मुझे कहीं और जाकर कोशिश करनी चाहिए। ब्लैक ने उसे घूरते हुए सिगरेट सुलगाई और कहा, अगर तुम वो औरत हो जिसे घायल की एक्टिंग करते हुए सड़क पर लेटना है, तो मानना पड़ेगा कि अपने लिए तुमने यकीनन सबसे हौसलामंद और खतरनाक काम का चुनाव किया है। क्या ये घायल होकर सड़क पर लेटने का आइडिया तुम्हारा ही है? लड़की ने कहा, बिल्कुल। एड ब्लैक बोला, मैं इस पूरे मामले में तुम्हारे रोल के बारे में बात करना चाहता हूं। तुम सड़क पर लेटी होगी और तुमने अपने शरीर की ओट में पिस्तौल छुपाई होगी, और फिर जैसे ही गार्ड तुम्हारे पास पहुंचेगा तुम उस पर पिस्तौल तान दोगी, ठीक है ना? लड़की ने सहमति में सिर हिलाया तो एड ब्लैक बोला, तुम्हारे इस आइडिया में गड़बड़ी के चांसेस हैं। लड़की बोली, क्या मतलब? 2 बातें हो सकती हैं, एड ब्लैक बोला, या तो गार्ड हाथ उठाकर समर्पण कर देगा या तुम्हारी परवाह न करते हुए तुम्हारी पिस्तौल छीनेगा। जितना उस आदमी के बारे में मैंने सुना है, उससे लगता है कि वो समर्पण तो नहीं करेगा। इस हालत में क्या होगा? लड़की ने अपनी नाक से सिगरेट का धुआं छोड़ा और सर्द स्वर में बोली, ये $10 लाख का मामला है। अगर उसने गैर जरूरी हौसलामंदी दिखाने की कोशिश की तो मैं उसे शूट कर दूंगी। जीपो ने रुमाल निकालकर चेहरे का पसीना पोंछा। उसने पहले मॉर्गन को और फिर किटसन की ओर देखा। मॉर्गन बोला, यह वाकई बहुत बड़ा काम है। हमें हर तरह का, हर किस्म का खतरा उठाने के लिए तैयार होना होगा। और दोस्तों, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो इसमें शामिल भी मत हो। एड ब्लैक लड़की को बड़े गौर से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो बेहद निर्ममता से बात कर रही थी। जब वो गार्ड पर पिस्तौल तानेगी तो गार्ड को उसकी आंखों में यही इरादा बिल्कुल साफ नजर आएगा
और अगर ऐसा हुआ तो शायद वो अपनी हौसलामंदी और बहादुरी को परखने की कोशिश ना करे। अगर मैं खुद गार्ड होता और इन हालातों में फंसा होता तो मैं निश्चित रूप से सरेंडर कर देता। एड ब्लैक ने मन में सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं यही जानना चाहता था। अब आगे का प्लान बताओ। मॉर्गन ने सिर दाएं बाएं घुमाकर इनकार कर दिया और बोला, आगे की योजना बिना वोटिंग के नहीं बताई जाएगी, पहले वोटिंग होनी चाहिए। जिनी ने मुझे यकीन दिलाया है कि इसने पूरे प्लान के हर पहलू पर बारीकी से सोच विचार करके तमाम किस्म की डिटेल्स पर गौर करके उसकी हर खामी को दूर किया है। मैंने तुम लोगों को जो कुछ बताया है वो तो बस नमूना भर था। अगर हम इसके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं तो ये हमें आगे की योजना बता देगी, लेकिन अगर हम आगे बढ़ना नहीं चाहते तो ये अपने पूरे प्लान के साथ किसी और गैंग की तलाश में निकल जाएगी। फिलहाल इतना बता देना ही काफी है। अब बोलो, क्या कहते हो तुम लोग? ब्लैक ने पूछा, क्या वाकई तमाम खामियां दूर हो गई हैं? मुझे तो यकीन है कि इस प्लान में अभी भी ढेरों खामियां हैं। हम ट्रक रोककर ड्राइवर और गार्ड पर काबू पा लेते हैं। हालांकि हमारे अपने विचार से तो यह भी मुमकिन नहीं था, लेकिन तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देखकर अब मुझे ये मुमकिन दिखता है। लेकिन तुमने अभी उस ट्रांसमीटर रेडियो का इलाज नहीं बताया। मान लो अगर हम गार्ड और ड्राइवर को काबू में करके रेडियो ऑफ भी कर दें तो भी एजेंसी से संपर्क टूटते ही वो लोग खुद ब खुद ट्रक की खोज में लग जाएंगे। उन्हें ये भी पता है कि ट्रक को कहाँ खोजना है, और ऊपर से सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले, फौजी ट्रक और शायद हेलीकॉप्टर भी उस गुमशुदा ट्रक की खोज में जुट जाएंगे। उन्हें बस 93 मील लंबी सड़क पर ही खोज करनी है और हेलीकॉप्टर तो मिनटों में फासला पूरा कर लेगा। सड़क पर मौजूद ट्रक का उनकी निगाहों से बचना नामुमकिन है। ऊपर से हमारे पास ट्रक को गायब करने के लिए बामुश्किल 20 मिनट होंगे, और इतने समय में ट्रक को गायब करना तभी मुमकिन हो सकता है जब उसे संकरे भाग पर ना रोका जाए, क्योंकि उस जगह पर तो आड़ लेने के लिए कोई जगह है ही नहीं। सब कुछ अगर सही सही हो भी जाए तो भी उस जगह में से किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए कम से कम 25 मील का फासला तय करना होगा, और ये बात पुलिस भी अच्छे से समझती होगी। पुलिस वालों को उस जगह पर धावा बोलकर हमें वहीं धर लेने में जरा भी देर नहीं लगेगी। और इन तमाम बातों के मद्देनजर मुझे यकीन नहीं कि ट्रक पर काबू कर लेने के बावजूद हम वहां पुलिस के आगमन से पहले ट्रक में मौजूद रकम को हासिल कर सुरक्षित वहां से निकल सकेंगे। एड ब्लैक की बात सुनकर मॉर्गन ने अपने कंधे झटकाए और बोला, हाँ, मेरे भी दिमाग में ये सारी बातें आई थी। इतना कहकर मॉर्गन उस लड़की की तरफ घूमा और बोला, लेकिन इसका दावा है कि इसके पास इस समस्या का भी इलाज है। ब्लैक ने जिनी की ओर निगाह डाली और बोला, क्या वाकई तुमने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला है? जिनी ने सर्द लहजे में कहा, हाँ, ये इस पूरे काम का सबसे मुश्किल हिस्सा है, लेकिन मैं इसका सही इंतजाम कर चुकी हूं। जिनी ने अपनी ये बात इतने विश्वासपूर्ण लहजे में कही थी कि अब अचानक किटसन को भी ऐसा लगने लगा कि इस सारे मामले को कामयाबी से अंजाम दिया जा सकता है। ब्लैक ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम पर यकीन कर लेता हूं, लेकिन मानना पड़ेगा कि इसके लिए तुम्हारे पास कोई जादुई तरकीब भी होगी। फिर वो कुछ क्षण रुक कर बोला, लेकिन 2 समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। एक, ट्रक को रुकवा लेने के बाद जब हम ड्राइवर और गार्ड पर काबू पा रहे हों तब उस सड़क पर गुजरते हुए आने जाने वाले दूसरे वाहनों को कैसे रोका जाए। ये ठीक है कि सड़क पर उस खास जगह कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता, मगर होता तो है। ऐन वक्त पर वहां दूसरे वाहन पहुंच सकते हैं। हमें उनका इलाज करना होगा। हमें इस समस्या का भी समाधान ढूंढना होगा। एड ब्लैक की बात सुनकर जिनी के चेहरे पर कठोर भाव उभरे। उसने अपनी पीठ कुर्सी पर टिका ली और यूं उसकी गहरी लाल रंग की कमीज उसके उन्नत वक्षों पर कस गई और वो बोली, इस समस्या का इलाज बेहद आसान है। वहां 2 सड़कें हैं और दोनों ही हाईवे नंबर 10 पर जाकर मिलती हैं। हमें करना सिर्फ ये होगा कि ट्रक के गुजरने के बाद वहां आगे का रास्ता बंद है इस साइन बोर्ड को लगा दे, और यूं बाकी ट्रैफिक अपने आप दूसरी ओर मुड़ जाएगा। एड ब्लैक मुस्कुराया और बोला,
सही है। अच्छा तो चलो दूसरी समस्या भी सुलझा दो। ट्रक हमारे कब्जे में आ गया और तुम्हारी जादुई तरकीब से हम उसे लेकर किसी सुरक्षित जगह पर भी पहुंच गए, लेकिन इतना कर चुकने के बाद भी हम उसे खोलेंगे कैसे? किटसन के कथा अनुसार ट्रक बेहद मजबूत और हमारे पास उसे खोलने के लिए कोई ज्यादा समय मौजूद नहीं होगा। तो इस बारे में तुमने क्या सोचा है? जिनी ने इनकार में सिर हिलाया और जीपों की ओर इशारा करते हुए कहा, वो सब इसकी सिरदर्दी है, यही इस काम का उस्ताद है। मैं ट्रक को सिर्फ इसके हवाले करने वाली हूं, लेकिन फिर इस बारे में कोई खास जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए इसे काफी समय मिलेगा। ये 2-3 महीने तक कोशिश कर सकता है। फिर उस लड़की ने जीपों की तरफ देखा और जीपों से बोली, अगर तुम्हें 1 महीना मिले तो क्या तुम उस ट्रक को खोल सकते हो? चापलूस पसंद जीपों ने बाखुशी सहमति में सिर हिलाया और बोला, 1 महीने में तो मैं बड़े से बड़ा स्ट्रांग रूम खोल दूं। वो लड़की बोली, तुम्हें 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम मिलेगा, फिक्र मत करो। मॉर्गन बोला, ओके, हम काफी बातें कर चुके हैं और अब हम ये सब मानते हैं कि ये पूरी योजना वाकई में ठोस है, जिसे कुछ मेहनत और हौसलामंदी से बखूबी कामयाबी के साथ अंजाम दिया जा सकता है। तो फिर मॉर्गन कुछ क्षण रुका और बोला, अब हम वोटिंग करते हैं। तुम लोगों ने फैसला केवल ये करना है कि क्या तुम किसी ऐसे खून खराबे के लिए तैयार हो जिसमें हम में से किसी की जान भी जा सकती है। हमें हत्या के आरोप का सामना करना पड़ेगा और अगर बिना खून खराबा किए भी हमें पकड़ लिया गया तो 10-20 साल की सजा हो सकती है। लेकिन फिर हमें यह भी याद रखना होगा कि इन तमाम किस्म के खतरों के एवज में हमें मोटी रकम भी हासिल होगी, $2 लाख। मैंने सारी स्थिति तुम लोगों को समझा दी है और अब अगर किसी ने कोई सवाल नहीं पूछना तो हम वोटिंग शुरू करते हैं। ब्लैक ने रुककर तीनों आदमियों के चेहरे पर निगाह डाली। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा था। ब्लैक बोला, वोटिंग के बाद हमें बहुमत के फैसले को मानना होगा और जो कोई बहुमत के फैसले को मानने से मना करता है तो उसे हमेशा के लिए ये गैंग को छोड़ना होगा। अगर हम चूके तो 10-20 साल जेल और अगर चूक बड़ी हुई तो हत्या के आरोप में मौत की सजा। लेकिन अगर कामयाब रहे तो बाकी की जिंदगी ऐश के साथ गुजारेंगे। यही सारा सेटअप है। तो अब तुम लोगों को इस बारे में सोचने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। अपनी बात को कहकर मॉर्गन ने ब्लैक की ओर निगाह डाली। ब्लैक आराम से बैठा जिनी की ओर तारीफी निगाहों से देख रहा था। मॉर्गन ने जीपों की ओर निगाह डाली तो पाया कि वो सोच में पड़ा हुआ मेज की ओर ताक रहा था। किटसन बिना पलक झपकाए जिनी की खूबसूरती का रसपान कर रहा था। आओ वोटिंग करें, ब्लैक ने कहा और हाथ आगे बढ़ाकर कागज की एक पर्ची उठा ली। जिनी ने दूसरी पर्ची उठाई। मॉर्गन ने शेष पर्चियां उठाई और एक जीपो और किटसन की ओर सरका दी। उसने अपने लिए भी एक पर्ची फाड़ी। जेब में से पेन निकालकर उस कागज की पर्ची पर कुछ शब्द घसीटे और मोड़कर मेज पर रख दिया। ब्लैक अपने पेन से पर्ची पर लिख चुका था। उसने भी उसे मेज पर रख दिया। फिर जिनी ने भी यही किया। जीपो कुछ पल सोचता रहा, लेकिन आखिरकार उसने भी अपनी पर्ची तैयार कर शेष पर्चियों के साथ रख दी। अब सिर्फ किटसन की पर्ची बाकी थी। वो चिंतित निगाहों से अपनी पर्ची को घूर रहा था। बाकी सब उसे ही देख रहे थे। मॉर्गन ने किटसन का मजाक उड़ाते हुए कहा, खूब सोच विचार कर लो किटसन, हमारे पास सारी रात पड़ी है। किटसन ने मॉर्गन को गुस्से से घूरा और जिनी से निगाहें मिलाई। फिर उसने एकाएक पेन उठाकर पर्ची पर कुछ लिखा, पर्ची मोड़ी और बाकी पर्चियों के साथ उछाल दी। कुछ पल की खामोशी के बाद मॉर्गन ने 5 पर्चियां अपनी ओर सरकाई और उनमें से एक खोली और खुशी से बोला, यस। फिर उसने दूसरी पर्ची खोली। इस बार भी उसकी वही प्रतिक्रिया थी। उसने फटाफट तीनों पर्चियां खोल डाली और बोला, यस यस यस। उसने कुटिलतापूर्वक वहां मौजूद हर शख्स पर निगाह डाली और बोला, लो दोस्तों, हम सभी इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। मैं जानता था सब तैयार हो ही जाएंगे।
हम में से हर एक के हिस्से में मोटी रकम आएगी, $2 लाख। किटसन ने जिनी पर निगाह डाली। जिनी ने भी पलटकर उसे देखा। उसके चेहरे पर मौजूद तनाव अब रफू चक्कर हो चुका था। किटसन को देखकर जिनी दिलकश अंदाज में मुस्कुरा दी। अगली सुबह 8 बजे एक धूल से अटी पड़ी काले रंग की ब्यूक वैन वेलिंग आर्म्ड ट्रक एजेंसी के मुख्य द्वार से चंद गज के फासले पर आकर रुकी। चौड़ी सड़क पर दोनों ओर दर्जनों कारें मौजूद थी, जो सारी रात वहीं खड़ी रही थी। ब्यूक भी जल्दी ही उन्हीं खड़ी कारों का हिस्सा बन गई। मॉर्गन ड्राइविंग सीट पर जमा बैठा था और अपने चिकनाई के दागों से भरा हैट अपने माथे पर झुका रखा था। उसने अपने पतले होठों पर एक सिगरेट दबाई हुई थी। उसके बगल में बैठा था एड ब्लैक। दोनों की शातिर और चौकन्नी निगाहें एजेंसी के लकड़ी के खूब ऊंचे फाटक पर जमी थी। फाटक पर पुश बेल के बटन के रूप में पीतल की एक चमकीली नॉब लगी हुई थी और उसके पास ही एक साइन बोर्ड लगा था जिसमें मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, दी वेलिंग आर्म्ड ट्रक एजेंसी। आप सुरक्षा चाहते हैं, हमसे हासिल कीजिए। संसार की सबसे सुरक्षित और सर्वोत्तम ट्रक सेवा के लिए आपका स्वागत है। उस साइन बोर्ड को पढ़कर एड ब्लैक बोला, लगता है इन्हें अपनी ट्रक सेवाओं पर बेहद यकीन है। खैर, अब हम आ गए हैं तो इन्हें हैरान होना पड़ेगा। मॉर्गन मजाकिया लहजे में बोला, कहीं ऐसा ना हो कि हमें हैरान होना पड़े। एड ब्लैक बोला, मेरा ख्याल है कि हम इस मिशन में यकीनन कामयाब होने वाले हैं। उस लड़की ने वाकई कमाल का प्लान बनाया है। मॉर्गन ने अपने होठों में दबी लेकिन अभी तक बिना सुलगाई सिगरेट को निकालकर सुलगा लिया और बोला, हाँ। उसने सुलगती सिगरेट के दमकते सिरे को घूरते हुए कहा, प्लान तो कमाल का है, लेकिन अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसको एग्जीक्यूट कैसे कर पाते हैं। यही इस पूरी योजना की कमजोर कड़ी है। मुझे जीपों की चिंता है। लड़की ने पता नहीं कैसे कह दिया कि हमारे पास ट्रक खोलने के लिए बहुत वक्त है और 1 महीने तक उसे खोलने की कोशिश जारी रखी जा सकती है, जबकि हकीकत में शायद ऐसा ना हो। हमारे पास बहुत सीमित समय है। ट्रक की खोज शुरू होते ही सरगर्मियां बढ़ जाएंगी और ऐसे में हम ट्रक को जितना जल्दी खोल सकेंगे उतना हमारे हक में ज्यादा मुनासिब और महफूज होगा। जीपों को भारी तनाव और दबाव में काम करना होगा और ऐसे हालत में उसकी कामयाबी नामुमकिन है, क्योंकि उसे दबाव और तनाव में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। वो घबराकर हिम्मत हार सकता है। ब्लैक ने कहा, हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना होने पाए। मुझे इस बारे में कोई चिंता नहीं। फिर कुछ पल रुककर उसने मॉर्गन की आंखों में आंखें डालकर कहा, इस पूरे मामले को गौर करके मैं आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें ट्रक के ड्राइवर और गार्ड को शूट करना ही पड़ेगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो पुलिस को हमारे हुलिये बता देंगे और फिर हमारा पकड़ा जाना निश्चित है। मॉर्गन ने अपने कंधे झटकाए और बोला, जानता हूं, लेकिन इस बात को अपने तक ही रखो। हमारे दोनों साथी पहले से घबरा रहे हैं। एड ब्लैक ने मॉर्गन की तरफ देखा और बोला, और वो लड़की? मॉर्गन बोला, नहीं, वो घबराने वालों में से नहीं है। एड ब्लैक ने पूछा, तो आखिर वो है कौन मॉर्गन? मॉर्गन ने दोबारा कंधे झटकाए और बोला, पता नहीं। यहां इस शहर की तो यकीनन नहीं है। मेरा दावा है कि वो पहले भी किसी गैंग के साथ मिलकर ऐसा कुछ कर चुकी है। एड ब्लैक बोला, हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। एड ब्लैक ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की डायल पर निगाह डाली और बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये पूरी योजना उसके दिमाग की उपज है। मैं मान ही नहीं सकता कि कोई लड़की इतनी कम उम्र में ऐसी कोई ठोस योजना बना सकती है। मेरे ख्याल से ये किसी और गैंग या शायद जिसके साथ मिलकर उसने पहले काम किया होगा, ये योजना उसी ने बनाई होगी। लेकिन या तो फिर वो लोग घबराकर पीछे हट गए होंगे या फिर इस लड़की ने उनकी ये योजना चुरा ली होगी और अब ये उन्हें मात देने की कोशिश कर रही है। शायद वो लोग इस लड़की को कोई बड़ा हिस्सा ना देना चाहते हों। इसी बात से नाराज होकर ये लड़की हमारे पास आई है। हमें इस लड़की पर निगाह रखनी होगी मॉर्गन। अगर ऐन वक्त में कोई दूसरा गिरोह भी आन टपका तो हमें उससे भी निपटना होगा।
मॉर्गन ने अपना हेड अपने सिर पर पुनः व्यवस्थित किया। हाँ, मॉर्गन बोला, मैं संभावना पर गौर कर चुका हूं। हमें खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। हम शुक्रवार से पहले ट्रक पर धावा नहीं बोल सकते। अभी काफी तैयारियां बाकी हैं। टाइम क्या हुआ है? मॉर्गन ने पूछा। ब्लैक ने कहा 8:30। मॉर्गन बोला, बस आने ही वाली होगी। उन्होंने सड़क पर निगाह डाली और बस स्टॉप पर खड़े लोगों को बस की प्रतीक्षा में पाया। वैसे वो लड़की है आकर्षक, एड ब्लैक बोला। उसके जिस्म में वो सारे कलपुर्जे एन खूबसूरती से यूं फिट हैं जो किसी भी लड़की को हाहाकारी बना देते हैं। मॉर्गन का जिस्म तन गया। उसकी काली आंखें ब्लैक पर घूमी और फिर वो कड़े स्वर में बोला, अब जब तुमने ये जिक्र छेड़ ही दिया है ब्लैक, तो मैं तुम्हें कुछ बता देना चाहता हूं। तुम उस लड़की के आसपास भी मत फटकना। वो 2 हफ्तों तक 24 घंटे हमारे साथ होगी और उसकी मौजूदगी से तुम तीनों के दिमाग में कोई बेकार का फितूर ना उपजे। अगर तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा वैसा कुछ किया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। और ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि इस काम में किसी भी तरह की कैसी भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मॉर्गन की बात सुनकर एड ब्लैक ने भौवें चढ़ाकर उसे देखा और कहा, अच्छा, तो तुम उसे अपने लिए रिजर्व रखना चाहते हो? मॉर्गन बोला, नहीं, लेकिन हमें बस अपने काम से काम रखना है। मत भूलो कि यह सारा मामला बेहद पेचीदा और इंतहाई खतरनाक है और किसी औरत के चक्कर में पड़कर मैं इस प्लान को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। तुम तीनों में से कोई उसके बारे में सोचकर अपने दिमाग में वहम न पाले। और यकीन करो, अगर किसी ने भी उससे कैसा भी कोई चक्कर चलाने की कोशिश की तो मैं बिना लिहाज किए उसका वो हश्र करूंगा कि बाकी की जिंदगी उसके सिर से औरत का भूत हमेशा के लिए उतर जाएगा। एड ब्लैक ने बेचैनी से पहलू बदला और फिर वो मुस्कुराया। तुम इस बारे में किटसन से बात करना। वो पिछली रात उस लड़की को यूं घूरे जा रहा था मानो उसके कदमों में लेट जाना चाहता हो। मॉर्गन बोला, मेरी निगाहें तुम तीनों पर रहेंगी। तुम और जीपो कोई साधु संत नहीं हो। मॉर्गन के इस तरह बात करने से एड ब्लैक की आंखों में गुस्सा उभर आया। उसने कुछ कड़ी बात कहनी चाही, लेकिन सामने आती बस को देखकर उसने इरादा बदल दिया। मॉर्गन बोला, ये लो, बस आ गई, सतर्क हो जाओ। दोनों विंडशील्ड की तरफ आगे झुककर देखने लगे। बस स्टॉप पर रुकी। उसमें से 2 आदमी, एक छोटे कद का एक हरे बदन वाला और दूसरा 6 फुटा चौड़े कंधों वाला, नीचे उतरे। दोनों ने एजेंसी की वर्दी पहन रखी थी। चौड़े कंधे वाला आदमी सीधा तनकर चल रहा था। उसकी चाल तेज और जिस्म में चुस्ती थी। उसके हॉलिस्टर में पिस्तौल मौजूद थी। ब्यूक वैन के अंदर बैठे एड ब्लैक और मॉर्गन ने उसे फाटक में लगी पीतल की नॉब को खींचते देखा। ब्लैक ने पूछा, यही है? मॉर्गन ने बेचैनी से हामी भरी। हाँ, ये डर्कसन है। ब्लैक ने पूछा, और वो दूसरा? मॉर्गन बोला, दूसरा कोई और है। मॉर्गन बोला, हमारा दूसरा बंदा थॉमस है। वो दूसरी विपरीत दिशा से आती बस से नीचे उतरेगा। एड ब्लैक को गार्ड के रंग ढंग अच्छे नहीं लगे। ब्लैक बोला, ये डर्कसन मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये पक्का फसाद खड़ा करेगा। ये बेहद फुर्तीला और हौसलामंद दिखाई दे रहा है। तभी डर्कसन पलट गया। अब वो लापरवाही से ब्यूक की ओर देख रहा था। डर्कसन 25-26 साल का हट्टा कट्टा नौजवान था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की गहरी चमक थी। ब्लैक को अपने हाथों में हल्की सी नमी महसूस हुई। वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। ब्लैक बोला, लड़की को इसकी जान लेनी है? उसे एक बार इसे देख लेना चाहिए था, फिर प्लान बनाना चाहिए था। मॉर्गन बोला, हाँ, उसने इसे कल ही देख लिया था। वो जरा भी नहीं डरी, उल्टा कहने लगी कि वो इसे संभाल सकती है। तभी सामने लकड़ी का फाटक खुला। डर्कसन भीतर दाखिल हो गया तो फाटक पुनः बंद हो गया। ब्लैक बोला, यह आदमी नहीं, पूरा शैतान है। किटसन का अंदाजा सही था मॉर्गन। यह आदमी समर्पण नहीं करने वाला और हमें इसे ठिकाने ही लगाना होगा। मॉर्गन बोला, यह काम तुम करोगे। इसे लड़की के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लगता नहीं यह आदमी उसके काबू में आने वाला है। ऐसा बोलते वक्त मॉर्गन जानबूझकर ब्लैक की तरफ नहीं देख रहा था। वो आगे बोला, मैं ड्राइवर को संभालूंगा,
तुम राइफल थामे आड़ में रहना। ट्रक से उतरते ही तुम गार्ड को बराबर कवर में रखोगे। अगर वो लड़की पर काबू पाने लगे तो तुम उसे ठिकाने लगा देना, समझ गए? ब्लैक का मुंह सूख गया, लेकिन उसने सहमति में सिर हिला दिया। ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगा। तभी सामने स्टॉप पर एक दूसरी बस आकर रुकी। ये लो, दूसरी बस भी आ गई, मॉर्गन बोला। अब इसमें से उस ट्रक का ड्राइवर नीचे उतरेगा। ड्राइवर थॉमस ऊंचे कद का, सख्त चेहरे, सर्द आंखों और कठोर भावों वाला आदमी था। उसने भी एजेंसी की वर्दी पहन रखी थी। वो डर्कसन की भांति तनकर चल रहा था। उसकी उम्र करीब 33 साल थी और चेहरे और चाल में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे देखकर पहले तो मॉर्गन कुछ प्रभावित हुआ और फिर उसने अपनी नाक सिकोड़ी। ओह, तो यह है दूसरा आदमी, मॉर्गन ने बोला तो यूं लगा मानो गले में कोई कड़वी चीज आकर फंस गई हो। ट्रक की जिम्मेदारी यकीनन काबिल आदमियों को दी गई है, मॉर्गन बोला। ये दोनों अपने फन में माहिर दिखते हैं। ऐसे में मैं किसी वहम में नहीं रहना चाहता। ये आदमी समर्पण नहीं करेगा और मुझे इसकी जान लेनी ही पड़ेगी। मॉर्गन ने अपनी बात खत्म की। ब्लैक ने अपने सिर से हैट नीचे उतारा और माथे का पसीना पोंछा। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। ब्लैक बोला, अगर हम चूके तो भारी मुसीबत में होंगे। $10 लाख का दांव है ब्लैक, मॉर्गन ने कहा। मेरी उम्र 42 साल है और उसमें से 15 साल मैंने जेल में गुजारे हैं। मेरा अनुभव यह कहता है कि जिंदगी में सिर्फ एक चीज की अहमियत है और वो है दौलत, रुपया, पैसा। इसके बगैर आदमी का कोई वजूद नहीं है। अगर दौलत है तो सब कुछ है। सीधी सी बात है, मेरी जेब में $2 लाख होने का मतलब है कि मैं जिंदा हूं, मेरा कोई वजूद है। इसके बगैर मेरी हालत मुर्दे से भी बदतर है, समझे? मैं इस पूरे मामले को इसी नजरिए से देख रहा हूं और इस रकम को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक गार्ड और एक ड्राइवर मुझे इस रकम को हासिल करने से नहीं रोक सकते। पर हां, मैं मानता हूं कि अगर हम चूके तो यकीनन हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे। लेकिन फिर क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि इस वक्त भी हम सब एक बड़ी मुसीबत में ही हैं? अगर हम में से कोई मर जाता है तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर हम में से हर एक के पास $2 लाख आ जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा। तब पूरी कहानी ही कुछ और होगी। तब हम भी कायदे से आदमी कहलाए जाएंगे और हमारा एक वजूद होगा। मैं बस यही चाहता हूं और मुझे यकीन है कि तुम भी यही चाहते होगे। ब्लैक ने अपना हैट दोबारा पहन लिया और बोला, नजरिया तो मेरा भी यही है, लेकिन जानते हो मैं क्या सोचता हूं? किटसन और जीपो उस लड़की से कुछ ज्यादा ही प्रभावित थे। वे शायद नहीं चाहते थे कि लड़की उनके बारे में ये सोचे कि उनमें इस काम को करने का हौसला नहीं है। इसीलिए उन्होंने भी इस काम के पक्ष में ही अपना वोट डाला, वरना वो दोनों इसके खिलाफ थे। मॉर्गन बोला, एक बार जब वे वोट देकर इसमें शामिल हो चुके हैं तो हम उनकी फिक्र क्यों करें? उन्हें अब साथ निभाना ही होगा और कोई चारा नहीं है। ब्लैक बोला, हाँ, अगर ऐसा हो तो बेहतर है। अगर वे दोनों, मॉर्गन ने ब्लैक को बीच में टोकते हुए कहा, अगर मगर कुछ नहीं। अगर ट्रक हमारे कब्जे में आ जाता है तो हम उसे खोल भी लेंगे, चाहे वे दोनों हमारा साथ दें या ना दें। अब मैं अपने कदम आगे बढ़ाने के बाद पीछे नहीं हटूंगा। एड ब्लैक ने हामी भरते हुए गर्दन हिलाई और मॉर्गन से बोला, लेकिन एक और बात है, इस पूरे प्लान को कामयाबी से अंजाम देने का खर्चा लगभग $2000 है, जिसका अभी इंतजाम किया जाना बाकी है। इस बारे में हमने पिछली रात कोई बात नहीं की। इसका इंतजाम कैसे होगा, कुछ सोचा है तुमने मॉर्गन? मॉर्गन बोला, हमें कुछ और काम करना होगा, छोटा मगर जिसमें हमें पर्याप्त रकम हासिल हो। बस ध्यान देना होगा कि इसमें कोई जोखिम ना हो। मैं खुद इस बारे में सोच रहा था और अब आखिरकार मुझे यही सूझ रहा है कि इतने बड़े मकसद को हासिल करने से पहले हमें किसी पुलिस के फेर में नहीं पड़ना है। ब्लैक ने सिगरेट का लंबा कश खींचा और बोला, हाईवे नंबर 10 पर मौजूद पेट्रोल पंप के बारे में क्या ख्याल है? वो जो ड्यूकस जाते समय बाईं तरफ पड़ता है। मॉर्गन बोला, $2000 के लिए उसे निशाना तो बनाया जा सकता है, लेकिन मैं हाईवे से काफी दूर किसी दूसरी सुरक्षित जगह की तलाश में हूं जहां बिना किसी सिरदर्द के इतनी बड़ी रकम हासिल हो सके। मैं इस बारे में मोडेक्स स्ट्रीट पर तमाम खुले रहने वाले कैफे के बारे में सोच रहा था। थिएटर के आखिरी शो के बाद वहां काफी लोगों का जमघट रहता है।
उन सभी की जेबें भरी रहती हैं। सीधा सा काम है, किस्मत ने साथ दिया तो $2000 से ज्यादा की रकम हत्थे चढ़ जाएगी। ब्लैक ने मुंह बनाया और बोला, वहां फिजूल का बखेड़ा खड़ा हो सकता है मॉर्गन, मैं इसके हक में नहीं हूं। इसमें सबसे बड़ी खामी यह है कि लुटने वालों में से पता नहीं कौन कब हीरो बन जाए। ब्लैक की बात सुनकर मॉर्गन मुस्कुराया और बोला, ट्रेनिंग कहो या मॉक ड्रिल के हिसाब से ये काम एकदम सही है। मॉर्गन बोला, हम जानते हैं कि ट्रक ड्राइवर और गार्ड हीरो बनने की कोशिश करेंगे, तो बेहतर होगा कि ऐसे हीरो पर काबू पाने की रिहर्सल कर ली जाए। अगर दांव सही पड़ गया तो कैफे से 3000 से ज्यादा की रकम हासिल हो सकती है। ऊपर से हम लड़की को भी आजमा लेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वाकई वो उतनी ही हौसलामंद है जितना वो दावा कर रही है। ब्लैक बोला, हमारे साथ कौन कौन रहेगा? मॉर्गन बोला, किटसन कार चलाएगा, तुम और मैं लोगों पर रिवॉल्वर तानेंगे और वो लड़की लोगों से रकम इकट्ठा करेगी। ब्लैक बोला, और जीपो, क्या वो आराम से सोता रहेगा? मॉर्गन बोला, ब्लैक, तुम हमेशा जीपो के बारे में इसी तरह बात करते हो, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि इस बार के काम में हमें उसकी जरूरत नहीं है। वो टेक्निकल बंदा है और उसकी उस काबिलियत, उस हुनर का हमारे इस काम में कोई इस्तेमाल नहीं। वो ट्रक को खोलेगा और इसके अलावा उसका कोई और रोल नहीं है। उसे मैंने ट्रक को खोलने के लिए रिजर्व रखा है, समझे तुम? ब्लैक ने फिर मुंह बनाया और मुंह ही मुंह में बुदबुदाया, ठीक है, जल्द ही मैं भी टेक्निकल आदमी बनने की कोशिश करूंगा। उसने कहा और पूछा, हम कैरावैन कहां से लाएंगे? मॉर्गन बोला, मॉरलेब, वहां एक ऐसी जगह है जहां से उसे खरीदा जा सकता है। रकम हाथ में आते ही मैं लड़की को किटसन के साथ वहां रवाना कर दूंगा और इस तरह वो नाटक करेंगे मानो जैसे वो हनीमून पे निकले हों। ब्लैक मुस्कुराया और बोला, सावधान रहना मॉर्गन, कहीं ऐसा ना हो वे दोनों सही में हनीमून मनाने लगे। ब्लैक की बात सुनकर मॉर्गन गुर्राया, फिर वही बकवास, ये मेरी आखिरी चेतावनी है ब्लैक, तुम उस औरत का झंझट बीच में मत घसीटो। उस लड़की से मेल मिलाप की किसी भी वाहियात कोशिश को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। किटसन उम्र में हमसे छोटा है और यूं वही उसके पति के रूप में एकदम फिट रहेगा, लेकिन ये सिर्फ नाटक होगा। अगर किटसन ने इस नाटक को असलियत में बदलने की कोशिश की तो यकीनन उसे पछताना पड़ेगा। ब्लैक बोला, हमारे ऊपर तो तुमने पाबंदियां लाद दी हैं, लेकिन खुद उस लड़की के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुमने उससे पूछा कि इस बारे में उसके दिल में क्या है? मॉर्गन ने गहरी सांस खींची और बोला, मुझे खुद इसी बात पर शक था। उस लड़की को देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि तुम तीनों उससे नजदीकियां बढ़ाए बिना नहीं मानने वाले। सो मैंने उसे साफ कह दिया था कि अगर इस बारे में उसकी ओर से कोई गैर जरूरी पहल हुई तो उसे इस सारे मामले से बाहर निकाल दिया जाएगा। मॉर्गन मुस्कुराया और आगे बोला, जब मैंने उसे ये चेतावनी दी थी, अगर उस वक्त तुम वहां उसके हाव भाव देखते तो हैरान रह जाते। किसी गलत फहमी में मत रहना दोस्त, उस लड़की की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज अहमियत रखती है और वो सेक्स नहीं है, वो है पैसा, दौलत, धन। सो तुम्हें जीपो या किटसन को उस लड़की से कुछ नहीं मिलने वाला। वो धन दीवानी है, धन पिपासु स्त्री है। अगर किटसन ने उसके साथ हदें पार करने की कोशिश की तो उसे ऐसा तगड़ा सबक मिलेगा कि वो हैरान रह जाएगा, और यही तुम्हारे और जीपो के साथ होगा। तो ये बात गांठ मार लो कि उसकी दिलचस्पी केवल हासिल दौलत में है, तुम जैसे तीनों में नहीं। उससे दूर ही रहो, अच्छा रहेगा। ब्लैक हंसा और बोला, हाँ, फिर तो हमारी भलाई उससे दूर रहने में ही है। मॉर्गन ने अपना ठंडा हाथ आगे बढ़ाया, उसकी पतली उंगलियां ब्लैक की कलाई पर कस गई। हैरान ब्लैक ने उस पर निगाह डाली। मॉर्गन की काली आंखें चमक रही थी। मॉर्गन बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा ब्लैक, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजरा है और ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका है। अगर तुम समझते हो कि किसी नौजवान हसीन जिस्म को काबू में कर उसे हासिल करने की ललक में तुम मेरे सुनहरे मौके को बर्बाद कर दोगे तो एक बार दोबारा जरूर सोच लेना। अगर मुझे लगा कि इस सारे मामले में तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ हो रही है तो यकीन जानो मैं बिना हिचके तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा। इस बात को हर समय याद रखना, ऐसा मौका जिंदगी में एक आध बार ही मिलता है
मैं ऐसे मौके को केवल इसलिए नहीं गवा सकता कि तुम, जीपो या किटसन किसी लड़की के साथ हम बिस्तर होना चाहते हो। मॉर्गन की बात सुनकर ब्लैक थोड़ा असहज महसूस करने लगा। वो जबरन मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या हो गया है मॉर्गन? मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। मॉर्गन ब्लैक की तरफ झुका। ब्लैक उसकी सांसों से आती तंबाकू की खुशबू को साफ महसूस कर सकता था। मॉर्गन ब्लैक की आंखों में झांकते हुए बोला, बेहतर होगा इस मजाक को यहीं अभी खत्म कर दो। लंबी खामोशी छा गई, तनावपूर्ण खामोशी। दोनों आदमी एक दूसरे को घूरते रहे। फिर ब्लैक ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, क्या यह कार कैरावैन को खींच सकती है? मुझे लगता है वो काफी भारी होगी। मॉर्गन सीट पर कमर टिकाकर आराम से बैठ गया और बोला, उस कैरावैन को इसी कार से खींचना है। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां ठकठकाई और बोला, वे पहाड़ियां ज्यादा बुरी नहीं है, लेकिन पहला आधा घंटा यकीनन भारी गुजरेगा। हमें सड़क के उस संकरे भाग से ज्यादा दूर पहुंचना होगा और इसके लिए हमारे पास केवल आधा घंटा ही रहेगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस कार को पक्के तरीके से जांच लो, क्योंकि ट्रक पर कब्जा कर लेने के बाद अगर इस कार ने हमें धोखा दिया तो हम बड़ी मुसीबत में घिर जाएंगे। ब्लैक बोला, अब तुम चिंता मत करो, मैं इसे पूरी तरह चेक कर लूंगा। हमें लड़की के लिए भी एक और कार चाहिए होगी। मॉर्गन बोला, हाँ, वो भी हमें कहीं से चुरानी होगी। हम असली शो से 2 दिन पहले इसका इंतजाम कर लेंगे। तुम्हें और जीपो को उस हासिल कार का रंग, नंबर प्लेट वगैरह सब बदलना होगा। हम उस कार को पहचान लिए जाने का रिस्क नहीं उठा सकते। तभी आर्म्ड ट्रक एजेंसी का गेट खुलता देखकर ब्लैक ने मॉर्गन को टोका। ब्लैक बोला, अब वो आ रहा है, वो देखो। गेट से बाहर आते ट्रक को वे दोनों बड़े गौर से देख रहे थे। ट्रक का आकार ब्लैक के अंदाजे के विपरीत बहुत छोटा था। यूं लगता था मानो फौलाद का कोई बक्सा पहियों पर टिकाया गया हो। ड्राइविंग वाले हिस्से में विंडशील्ड के पीछे बैठे थॉमस और डर्कसन उन्हें बिल्कुल साफ दिख रहे थे। सीधा तना डर्कसन सामने की ओर देख रहा था और थॉमस ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइव कर रहा था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़कर चलते यातायात का हिस्सा बना, मॉर्गन ने अपनी कार काली ब्यूक को ऑन करके उसके पीछे डाल दिया। ट्रक और उनकी कार के बीच अन्य 2 कारें और थी। मुझे लगा कि ट्रक काफी बड़ा होगा। आगे चल रहे ट्रक को देखने की कोशिश करता ब्लैक बोला, और ये कोई खास मजबूत भी नहीं दिख रहा। मॉर्गन बोला, इसका आकार ही छोटा है, लेकिन इसकी मजबूती पर शक करना बेवकूफी होगी। उनकी कार के आगे एक लिंकन कार थी, जिसे मॉर्गन ने ओवरटेक कर लिया। इससे उन्हें ट्रक के पीछे का हिस्सा साफ नजर आने लगा था। ट्रक के पिछले दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, दी वेलिंग आर्म्ड ट्रक सर्विस। ये दुनिया का सबसे सुरक्षित ट्रक है। अगर आप मूल्यवान वस्तुओं को कहीं लाना या कहीं भेजना चाहते हैं तो हमारी सेवाएं लीजिए। आगे चलते ट्रक को इतना नजदीक से देखकर ब्लैक की सांसें भारी होने लगी। मजबूत फौलादी पहिएदार बक्सा उसके भविष्य, उसकी जिंदगी के लिए एक चुनौती था। अचानक मॉर्गन बोला, दाईं ओर देखो। ब्लैक की आंखें तुरंत उस तरफ घूमी। एक ट्रैफिक पुलिस वाला अपनी मोटरसाइकिल चलाता सड़क पर गुजरते वाहनों के बीच आ गया था। मॉर्गन बोला, हमें इस ट्रक से दूर जाना होगा। यह पुलिस वाला शहर से बाहर तक इस ट्रक से यूं ही चिपका रहेगा, और अगर हम इस ट्रक के पीछे यूं ही लगे रहे तो इस पुलिस वाले की नजर हम पर पड़ जाएगी। मॉर्गन ने अपनी कार बगल की सड़क पर घुमा दी। आगे चलते ट्रक के आंखों से ओझल हो जाने से पहले ब्लैक ने देखा कि ट्रैफिक पुलिस वाले की मोटरसाइकिल ट्रक के बगल में दौड़ रही थी। मॉर्गन ने अपनी कार की स्पीड घटाई और नजदीक की खाली पार्किंग की ओर बढ़ा दी और बोला, देखा तुमने? ब्लैक बोला, हाँ, देखने में तो वो एक फौलादी बक्से से ज्यादा कुछ नहीं दिखता। एजेंसी से ट्रक बाहर आने का सही टाइम नोट किया तुमने? मॉर्गन बोला, हाँ, 8:43। अब से 3 घंटे बाद ट्रक उस संकरे रास्ते पर होगा। मुझे यकीन है वहां मौजूद किटसन और जीपो बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे होंगे। ब्लैक ने अपनी सीट पर बेचैनी से पहलू बदला और कहा, ठीक कहा मॉर्गन, यह काम वाकई बहुत बड़ा और बहुत पेचीदा है। मॉर्गन बोला, अगर हम अपने प्लान को ठीक से लागू कर सकें तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मॉर्गन ने एक सिगरेट सुलगाई और बोला, अब हम उस रात भर खुले रहने वाले कैफे की ओर चलते हैं।
मैं वहां से काम हो जाने के बाद निकासी के रास्ते को चेक करना चाहता हूं, क्योंकि हमें वहां से जल्दबाजी में भागना पड़ सकता है। हमें इस मामले में कोई चूक नहीं होने देनी। ब्लैक बोला, इसमें भी और इस बड़े काम में भी कोई चूक नहीं होने देनी। मॉर्गन ने हाँ में सिर हिलाया और कार को पार्किंग स्पेस से बाहर निकालकर शहर की ओर बढ़ गया। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस सीरीज का अगला एपिसोड जल्द ही आएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।